नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वावलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसका नाम है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिला के 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से डिटेल से एनालिसिस करेंगे। चूँकि जो टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, काफ़ी बिखरा हुआ टॉपिक है, बिखरा हुआ बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट है। तो यहाँ पे मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट है इसको बताते हुए जितना भी फैक्ट है एक जगह इकट्ठा करके पूरा डिटेल्स एनालिसिस करते हुए मैं आपको बताते चलूँ, ताकि आप जितने भी प्रश्न है, कम से कम 15 से 20 प्रश्न है, उसको आप इजली हैंडल कर सकें। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी, किसके नेतृत्व में की गई थी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट ऑप्शन विल भी हो जाएगा बी, वीपी वाडिया के नेतृत्व में की गई थी। अब यहाँ पे बात आ रही है यहाँ पे भारत में मजदूर संघ, ये क्या है? तो देखिए, भारत में मजदूर संघ को समझने से पहले आपको ब्रिटेन में जो मजदूर संघ था ये कैसे आया वो आपको समझना होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ब्रिटेन में जब देखिए उस समय औद्योगिक क्रांति चल रहा था, औद्योगिकरण का जब दौर आया हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस औद्योगिकरण में बड़े बड़े यहाँ पे कारखाने लगाए गए। उन बड़े बड़े कारखानों में देखा जाए तो भारी संख्या में मजदूरों को लगाया गया। अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा कि उस कारखाना का कोई न कोई यहाँ पे मालिक होगा, काम करने वाले सारे मजदूर होंगे। अब उसमें एक जो व्यवस्था जो कार्य कर रही होती है वो होती है यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था। और एक पूंजीवादी व्यवस्था, जैसे आपको पता है कि सबसे अधिक इस पे जो बल दिया जाता है, मुनाफा पे बल दिया जाता है। और ये मुनाफा तभी अधिक होगा जब कारखाना दिनों रात चलेगा। जो भी श्रमिक लोग हैं पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत करेंगे, तभी तो यहाँ पे मालिक को फ़ायदा होगा। और ब्रिटेन में देखेंगे तो चल ही रहा होता है, लेकिन इस क्रम में देखेंगे तो मज़दूरों का बहुत बड़े मात्रा में शोषण भी होता है। और इन्हीं मज़दूरों का जब बड़े मात्रा में शोषण होगा, काम के घंटे तय नहीं होगा, एक अच्छा वेजेज जो मिलना होगा वो यहाँ पे इनको मिल नहीं पाएगा। तो देखेंगे कई सारे थिंक टैंकर आएंगे, इनको जगाने का प्रयास करेंगे। और उसमें काफ़ी जो सफल रहा वो सफल रहेगा मार्श। मार्श के द्वारा इनको यहाँ पे जगाने का प्रयास किया गया, जिसमें एक जो फेमस कोट है, दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपने पैरों के बेड़ियों के। तो देखेंगे तो ब्रिटेन में भी बहुत सारे आंदोलन किया गया, जिसके वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को बहुत सारे चार्टर यहाँ पे लाया गया। उस चार्टर के माध्यम से मज़दूरों को देखेंगे तो कई सारे यहाँ पे अधिकार दिया गया। अब उसी चीज़ को आपको समझाना है यहाँ पे, या फिर समझना है भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत में भी देखेंगे तो उस समय औपनिवेशिक व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पे हावी थी। और औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए तो भारत में छोटी बड़ी जो भी यहाँ पे कारखाना था चल ही रहा था। बहुत सारे कारखानों का मालिक खुद यहाँ पे भारतीय भी होते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो बम्बई में कपास मिलों की स्थापना की गई। जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से दक्कन के इलाका में कपास मिलता है तो इधर कपास मिल, वहीं इधर बंगाल में देखेंगे तो जो वर्षा की मात्रा अधिक है, कई सारी नदियां हैं यहाँ पे, तो जूट मिलें वगैरह हो गई। मद्रास में भी कई सारे कारखाने स्थापित किए गए। तो देखेंगे तो कहीं न कहीं यहाँ के भी जो भी मज़दूर थे, इन मज़दूरों का भी यहाँ पे शोषण हो रहा था, जैसे कि ब्रिटेन में हुआ था। अब इसी चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे कि जो इक्वेशन जो बन रहा है मालिक और मज़दूर के बीच, यहाँ का भी जो मालिक होगा चाहेगा ही चाहेगा कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझने का प्रयास करिए। 1918 का अहमदाबाद 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 ठीक है, जो मिल हड़ताल जो चला था, इसीलिए तो चला था ना यहाँ पे कि मज़दूरों को उतना फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ा देखिए यहाँ पे कारण है। अब अहमदाबाद जब मिल हड़ताल होगा तो उसमें फिर गांधी का यहाँ पे आगमन होगा। और देखेंगे यहाँ पे तो गांधी मज़दूरों की बातों को उठाने में सफल रहे। और फाइनली यहाँ पे ज़रूरत होती है कि नहीं, अब मज़दूरों की आवाज़ उठाने के लिए बार बार गांधी कितने आएंगे। मज़दूरों को एक यूनियन बनाना होगा, एक संघ बनाना होगा। जो भी मज़दूर लोग हैं यहाँ पे एक साथ इकट्ठा रख के किसी भी मालिक के सामने अपनी अगर मांगों को रखेंगे तो ज़रूर उनको यहाँ पे सुना जाएगा। और ये वही दौर चलेगा। इसमें 2 लोग का काफ़ी नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एक तो है यहाँ पे शंकर लाल बैंकर,
शंकर लाल बैंकर, और दूसरे हैं यहाँ पे अनुसुईया साराभाई। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसुईया साराभाई। देखेंगे तो गांधी के नेतृत्व में इन दोनों ने काफ़ी सहयोग किया और 1918 में ही यहाँ पे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना हो गई। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की यहाँ स्थापना हुई। अब ये जो शुरुआत है देखा जाए तो भारत में एक बाढ़ सी आ गई, सारे मजदूर अपने अधिकारों के बारे में जान रहे हैं। हालांकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 19वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में लगभग देखेंगे 1874 में, 80 में, 90 के आसपास वहाँ पे भी प्रयास किया गया था मज़दूरों की आवाज़ को लेके, लेकिन उतना बड़ा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है जितना बड़ा इम्पैक्ट गांधी के आने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब यही प्रक्रिया आपको दिखाई देगी आगे चल के मद्रास में भी 1918 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल 1918 में देखेंगे यहाँ पे तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई और इस स्थापना को जो श्रेय दिया जाता है यही दिया जाता है वीपी पाडिया को। ध्यान रखिएगा, वीपी वाडिया के नेतृत्व में किया गया था और इसीलिए इसको भारत का पहला देखेंगे तो प्रथम मजदूर संघ का यहाँ पे ठीक है मान्यता दिया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मद्रास लेबर यूनियन। ध्यान रखिएगा, मद्रास लेबर यूनियन। अब आपको थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने का प्रयास करना होगा कि 1919 तक आते आते, क्योंकि मार्क्स ने जो बात बोली हुई थी, ब्रिटेन में जो भी औद्योगिकरण का दौर चला वहाँ के मज़दूरों को फैसिलिटी मिला, लेकिन आगे चल के मार्क्स के कई सारे जो मानने वाले ठीक है भक्त हुए या फिर जो भी उनके शिष्य हुए, जैसे लेनिन का नाम आता है, लेनिन ने भी बोल्शेविक क्रांति किया 1917 में। आगे चल के फिर यहाँ पे ज़रूरत हुई कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्रम संगठन की यहाँ पे स्थापना किया जाए और देखेंगे तो 1919 में आते आते अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई। अब ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जहाँ जहाँ पे लोग मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आज ILO है यहाँ पे, ठीक उसी तरीके से ठीक है उसकी भी यहाँ पे बात आई हुई थी 1919 में। अब इसका मतलब सीधा सा है कि जहाँ जहाँ मजदूर है उनके हितों की यहाँ पे रक्षा किया जाए, उनको अधिकार यहाँ पे दिया जाए और फिर ये और एक्सपेंड करता गया। भारत में देखेंगे तो 1920 तक आते आते 31 अक्टूबर 1920 तक NM जोशी के नेतृत्व में, मल्हार जोशी के नेतृत्व में, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्हार जोशी के नेतृत्व में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसको सबसे पुराना और पूरे भारत के स्तर पे भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन भी माना जाता है। दोनों प्रश्नों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। पूरे भारत के स्तर पे देखा जाए तो ये होगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेकिन अगर भारत में प्रथम मजदूर संघ की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा वीपी वाडिया के नेतृत्व में मद्रास लेबर यूनियन। मैं दोनों में अंतर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग ठीक है एग्जाम में गलत करके नहीं आए। तो यहाँ तक तो आप लोग क्लियर हो ही गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मल्हार जोशी के जब नेतृत्व में यहाँ पे किया गया तो इसका जो प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया, खुद यहाँ पे देखेंगे मेंशन कर देता हूँ, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। हालांकि लाला लाजपत राय का जो संबंध है ये यहाँ पे जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है यहाँ पे भी ये अध्यक्ष यहाँ पे बने हुए थे और 1920 में भी ये बनेंगे, चूँकि लेबर से जुड़े हुए हैं तो ये काफ़ी अग्रणी नेता के रूप में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यहाँ पे संपन्न भी हुआ था। इसके जो मंत्री थे दीवान चमन लाल 1920 वाले की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यही समझना है आपको कि दो चीज़ें यहाँ पे चल रही है, ये तो मज़दूरों से लेके यहाँ पे चल रहा है जो भारत के स्तर पे किया जा रहा है और मज़दूरों के हिमायती के रूप में कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे तो मार्क्स आ रहा है। मार्क्स का जो प्रिय जो शिष्य है यहाँ पे लेनिन आ रहा है। अब लेनिन क्या कर रहा है, तो जो भी मार्क्सवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी एक जो धड़ा है भारत में भी आएगी, जिसे कि MN राय के नेतृत्व में। अब यहाँ पे कांग्रेस इस चीज़ को लेके साथ में चलने का प्रयास कर रही है, लेकिन आगे चल के 1924-25 में जब
मार्क्सवादी भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की जब स्थापना हो जाएगी तो कहीं न कहीं मार्क्सवादी इन लेबरों को, जो भी मजदूर है, अपने साथ में लेके चलने का प्रयास करेंगे। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मार्क्सवादी प्रभाव के कारण 1929 का जो अधिवेशन होगा, नागपुर अधिवेशन होगा, जिसकी अध्यक्षता यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, वहीं से एक विरोध का स्वर उठने लगेगा। और 1931 तक आते आते ये जो बना हुआ था AITUC, इसका विभाजन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसकी जगह आएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। 1931 में आएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा नाम में अंतर है, आपको बिल्कुल यहाँ पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। तो इसमें दो नाम आएगा यहाँ पे, एक तो मल्हार जोशी का नाम आएगा, और मल्हार जोशी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो VB गिरी का भी नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, VB गिरी का नाम, जैसे कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्हार जोशी और दूसरा हो जाएगा VP गिरी का नाम आएगा। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। देखिए, जब भी भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की बात की जाएगी, VB वाडिया के नेतृत्व में की जाएगी, ठीक है, अप्रैल 1918 में। हालांकि उसी दरमियान देखेंगे तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना की जाएगी गांधी के नेतृत्व में, जिसमें दो लोगों का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शंकरलाल बैंकर और यहाँ पे हो जाएगा अनसुईया। फिर देखेंगे आगे चल के 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बन जाएगा, और फिर उसका प्रभाव भारत में दिखाई देगा। 1920 में फिर बड़े स्तर पे यहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की जाएगी मल्हार जोशी के नेतृत्व में। लेकिन वही था कि अब मार्क्सवादियों का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ने लगेगा MN राय के नेतृत्व में, और ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। 1929 के जो अधिवेशन होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसको नागपुर अधिवेशन बोला जाता है, उसमें फिर ये डिवीज़न हो जाएगा, इसका बंटवारा हो जाएगा। इसमें दो लोग फिर से नाम आएगा, मल्हार जोशी, और दूसरा है यहाँ पे VB गिरी के नेतृत्व में। अब यहाँ पे नया बनेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। कोई भी क्वेरी आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की गई थी VP वाडिया के नेतृत्व में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आ गया, इसको ऑलरेडी मैंने अभी डिटेल्स बताया हुआ था। 1918 में जो किया गया था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की, वो यहाँ पे किया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यहाँ पे किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यहाँ पे किया गया था। और इसमें दो लोगों ने महात्मा गांधी को सहयोग किया हुआ था, जिनका नाम है शंकरलाल बैंकर, और दूसरा सहयोग दिया गया था अनसुईया साराभाई के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। माना जाता है कि इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग 14,000 मजदूरों की इसमें संख्या थी। और यहीं से लाला लाजपत राय काफ़ी एक्टिव रहेंगे, जैसे कि इसके भी जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, और इसके जो उपाध्यक्ष थे जिनका नाम है जोसेफ बेप्टिस्टा, और महामंत्री जो थे दीवान चमनलाल। तो ऐसे कुछ मिला के 4-5 नाम हैं जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ जब अध्यक्ष हैं तो आगे चल के ध्यान रखिएगा, आगे चल के जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना होगी तो वहाँ पे भी देखेंगे तो जो अध्यक्ष होंगे यहाँ पे लाला लाजपत राय होंगे ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अभी मैंने बताया था पहले जो अध्यक्ष थे ये लाला लाजपत राय थे। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, जो 1920 में जो स्थापना जो की गई थी 31 अक्टूबर 1920 को, वो कहीं और नहीं की गई थी बल्कि बम्बई में ही यहाँ पे की गई थी, सन 1920 में यहाँ पे की गई थी। और इसके
स्थापना होने का कारण क्या था, मैंने बताया था कि 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी। अब यहाँ पे ज़रूरी था कि जब इंटरनेशनल लेवल पे मज़दूरों की बात को उठाने के लिए एक संस्था का जब निर्माण हो रहा है, तो वो तभी जाके मजबूत हो जाएगा जब छोटे छोटे स्तरों पे, एक देश के स्तर पे, एक राज्य के स्तर पे जो भी मज़दूर है यहाँ पे यूनाइट हो। और यहाँ पे देखेंगे तो फिर पूरे पूरे भारत के स्तर पे 1920 में ही 1920 में ही यहाँ पे अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, इसके अलावा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, महामंत्री दीवान चमन लाल। ये सारा नाम आपको ध्यान रखना है, बार बार इनका नाम आएगा ही आएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अब तो इसे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आसानी से आप लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में की गई थी। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अब बार बार देखिए प्रश्न को कैसे तोड़ मड़ोड़ के पूछा जा रहा है। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता, तो इसके अध्यक्ष ही कौन बना था? लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय के द्वारा ही यहाँ पे की गई थी। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 1929 में यहाँ पे पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि 1929 में जो नागपुर में जो संपन्न हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसकी 2 अध्यक्षता की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और फाइनली देखेंगे यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो चेंजेस जो आया था, AITUC, इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में, 1929 तक आते आते अब इसमें फूट पड़ने लगा मार्क्सवादियों की वजह से। ऑलरेडी MN रॉय के नेतृत्व में भारत में मार्क्सवादियों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ रहा था। और ये बहुत एक नॉमिनल जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जब मज़दूरों की बात आ रही थी, तो अब इस चीज़ को, चूँकि वहाँ पे ऑलरेडी रूस में बोल्शेविक क्रांति हो चुकी थी 1917 में लेनिन के नेतृत्व में, तो लेनिन चाहता था कि मज़दूरों के एक हिमायती के रूप में हमारी विचारधारा से लोग जुड़े। तो यही आपको दिखाई देगा, क्योंकि बड़ा जो मज़दूर था देखेंगे यहाँ पे तो कहीं न कहीं कांग्रेस के एक छतरी के नीचे मौजूद था। लेकिन अब यहाँ पे इसको तोड़ने का प्रयास किया गया कि जो भी मज़दूर है कहीं न कहीं वो मार्क्सवादी पार्टी के अंतर्गत यहाँ पे आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए AITUC आगे चल के टूट गया और ये किस पे कन्वर्ट हो गया? तो ITUF में कन्वर्ट हो गया, अर्थात इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी से यह क्या हो गया? अलग हो गया। तो चूंकि उस समय जो दक्षिणपंथी के रूप में कांग्रेस को ही यहाँ पे जाना जाता था, और मार्क्सवादी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, वामपंथी आ जाएगा। तो अर्थात आपको यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट के तौर पे प्रश्न फंसा सकता है कि दक्षिणपंथियों से कब वामपंथियों ने मजदूर संघ को अलग कर दिया? तो ये दौर है 1929 का, जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कई तरह से देखिए प्रश्न को तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? अब तब से मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ MN रॉय का। करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा A। 1919 के आसपास, चूँकि 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में, और 1919 तक आते आते लेनिन का अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे आ चुका था बोल्शेविक क्रांति के बाद से। और MN रॉय देखेंगे तो लेनिन के निमंत्रण पे, लेनिन ने खुद बनाया, मतलब बुलाया हुआ था MN रॉय को, तो ये MN रॉय मास्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। उसका सदस्य बनने का ही मतलब है कि भाई एक आपको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, किस विचारधारा को भाई अपने देश में फैलाएं, और वही काम किया गया MN रॉय के द्वारा। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? अब यहाँ पे कौन नाम होगा? MN रॉय दिया हुआ है, ठीक है, तो MN रॉय ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये हुआ था लगभग 19 अक्टूबर 1920 को। MN रॉय ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली,
मोहम्मद शरीफ के साथ मिलकर, 3 लोग थे इसमें, एम एन राय, अवनी मुखर्जी और एक नाम है मोहम्मद अली, एक और है मोहम्मद शरीफ, 4 नाम है, ठीक है। मतलब जस्ट मिला के यहाँ पे 3-4 लोगों ने यहाँ पे ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की यहाँ पे स्थापना की हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ पे की हुई थी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? ये भी बहुत ही चर्चित रहा हुआ है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, साम्यवादी आंदोलन। ध्यान रखिएगा, साम्यवादी आंदोलन। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना ये है कि जैसे ही यहाँ पे भारत में ऑलरेडी मजदूर संघ की स्थापना हो रही है 1920 में, 1919 में आईएलओ की स्थापना हो रही है, उधर लेनिन काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे। तो आपको यही समझना है कि सीधे अब जो लड़ाई है ये पूंजीवादी वर्सेज साम्यवादी की यहाँ पे लड़ाई है, पूंजीवादी वर्सेज साम्यवादी की। और जहाँ पे देखा जाए तो साम्यवादी देश के रूप में सोवियत रूस उस समय मौजूद था, और वहीं पूंजीवादी देश के रूप में शुरू से ही यहाँ पे ब्रिटेन रहा ही रहा है, और ब्रिटेन का जो कंट्रोल है पूरी तरीके से यहाँ पे भारत में रहा है। अब यही आपको समझना है कि अब यहाँ पे लेनिन के नेतृत्व में जो साम्यवादी विचारधारा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है भारत में, जो भी यहाँ पे एम.एन. राय के नेतृत्व में जो भी इसके मेंबर बन रहे हैं, अब इससे क्या होता है कि ब्रिटेन अपने आप की संप्रभुता में, क्योंकि ब्रिटेन तो भारत को एक वस्तु की तरह ही यहाँ पे ट्रीट कर रहा था, उसका कहना यह था कि भाई ये जो साम्यवादी जो लोग हैं, सोवियत रूस वाले लोग हैं, ये डायरेक्ट ब्रिटेन की ताज पे अटैक कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ब्रिटेन अपनी संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करेगा। और फिर यही मुकदमा चलाया गया था, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा यहाँ पे चलाया गया था। इसमें एम.एन. राय, इसके अलावा श्रीपाद अमृत डांगे, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा, ऐसे कई सारे आपको नाम देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे, जिस पे आरोप लगाया गया था कि इन लोगों का जो उद्देश्य है भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापना करना है, इसीलिए इनको यहाँ पे हम लोग, ठीक है, जेल में डालेंगे, पकड़ेंगे। तो ये काफ़ी चर्चित मुकदमा रहा है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, क्योंकि स्थापना ही हुई थी यहाँ पे भारतीय मार्क्सवादी, जिसे हम लोग बोल रहे हैं 1924 में भारतीय मार्क्सवादी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, कानपुर में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो कहीं न कहीं अंग्रेज आप लोग देख रहे हैं कि ये जो विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा से कहीं न कहीं ये लोग खौफ तो खा ही रहा है। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियाँ की हुई थी। देखिए, ये जो मुकदमा था कोई और मुकदमा नहीं था, बल्कि ये था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। इसे भी काफ़ी एक विवादास्पद मुकदमा के रूप में, विवादास्पद अदालती मामला के रूप में जाना जाता है, जो कि देखेंगे मार्च 1929 तक आते ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिकों से ज़्यादा कहना उपयुक्त होगा, जो भी 31 श्रमिक जो भी यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, उनको यहाँ पे मेरठ ला के, सोचिए यहाँ पे मेरठ ला के उन पे यहाँ पे मुकदमा चलाया गया था। और बड़े मज़े की बात कि इसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी नेता भी मौजूद थे, जिसमें फिलिप अस्प्रेट, ये नाम पूछा जा सकता है, फिलिप अस्प्रेट, दूसरा नाम है बैन ब्रेडले, और तीसरा नाम है यहाँ पे लेस्चर हचिंसन। सोचिए खुद क्या है, यहाँ पे ब्रिटिश वासी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर ब्रिटिश वासी पूंजीवादी विचारधारा से ही हो, साम्यवादी भी हो सकता है, और वहाँ पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ब्रिटेन में रहा ही रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। इसमें 31 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। और लाया कहाँ गया इनको यहाँ पे, तो स्पेशली यहाँ पे मेरठ में लाया गया और इन पे षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। ये वही षड्यंत्र है जिसे तभी मैंने आपको बताया हुआ था
कि जो भी इनके खिलाफ जाता था बोलते थे कि ये सीधे सीधे ब्रिटिश ताज पे हमला है। अब यही आपको समझना है। अब इसकी आलोचना तो यहाँ पे होगी ही होगी, कई सारे भारतीयों के द्वारा की गई, विदेशी स्तर पे भी इसकी आलोचना की गई। जैसे कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1929 को काम रोको प्रस्ताव लाया गया विरोध करने के लिए। काम रोको प्रस्ताव लाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानसभा में लाया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक वैसे ही देखेंगे यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय था, रैमसे मैकडोनाल्ड था, उसको भी पत्र लिखा गया था कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। वैसे ही यहाँ पे कैदियों को बचाने के लिए जो भी 31 कैदी थे, इसमें जवाहरलाल नेहरू, जो उसमें बड़े बड़े नाम थे, एम ए अंसारी, कैलाश नाथ काटजू, एम जी छागला, सब ने यहाँ पे पैरवी की हुई थी। और फाइनली इसका जो फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे आया हुआ था 1933 में यहाँ पे आया हुआ था, जिसमें 27 अभियुक्तों को कड़ी सज़ा दी गई, जिसमें एक काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, ठीक है, मुजफ्फर अहमद का। इनका नाम पूछा जा सकता है। मुजफ्फर अहमद को सबसे कठोर सज़ा दी गई, और उस समय का सबसे कठोर सज़ा क्या था, वो था यहाँ पे, ठीक है, आजीवन काले पानी की सज़ा देना। तो इससे श्रमिक आंदोलन पे काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये लोग और तेज़ी से ब्रिटेन का विरोध करने लगे। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते खुद ही सोवियत रूस चला गया ब्रिटेन के खेमे में, और यही कारण है कि साम्यवादियों के द्वारा देखा जाए तो भारत में ब्रिटेन का विरोध नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था। अभी देखिए, जो कॉन्सेप्ट है ना, वही मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट है तो इसको आसानी से आप बना सकते हैं। 1924 में भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, अब एक्टिव हो चुके हैं, तो इसमें सबसे जो बेटर ऑप्शन दिखाई क्या दे रहा है, 1924 में स्थापना हुई, और उसके बाद से 1926 से लेकर 1939 तक देखेंगे। 1939 तक ही क्यों, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई एम एन रॉय के नेतृत्व में, और 1939 में देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे शुरू हो गया। अब हिटलर ने जैसे ही पोलैंड रूस पर आक्रमण शुरू किया, तो धीरे धीरे रूस जाके चला गया मित्र राष्ट्रों के खेमे में। तो 1939 के बाद से फिर से देखेंगे तो साम्यवादियों ने वैसे प्रत्यक्ष रूप से आके उन पूंजीवादियों का विरोध नहीं किया, अर्थात ब्रिटेन का विरोध नहीं किया। तो इसीलिए जो पीरियड दिया गया है 1926 से लेकर 1939 दिया गया है, बहुत आसान है। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया हुआ था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, अब यहाँ पे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब ऐसे आप समझिए, ठीक है, आमूल चूक परिवर्तन, और इसमें काफ़ी जो फेमस नाम है वो नाम है यहाँ पे एम एन रॉय का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम एन रॉय का 1940 में स्थापना की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एम एन रॉय के द्वारा एक तो पहला हो जाएगा अखिल, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में, और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर इसको दल भी बोला जाता है। सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बंदी जीवन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बंदी जीवन इन्हीं के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है। उनके द्वारा स्थापित दल का जो नाम है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में यह स्थापना की गई थी, और यह देखा जाए तो भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बना हुआ था। भारतीय साम्यवादी दल, जिसको शॉर्ट में सीपीआई बोला जाता है, इसी से टूट के यहाँ पे बनाया गया था सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय व्यापारिक यूनियन संघों को पहले से बाद तक उनके गठन स्थापना के अनुसार व्यवस्थित करना है। कब कब किसकी स्थापना हुई है। तो जो भी यहाँ पे यूनियन संघ देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, आज भी बहुत सारा यूनियन आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे व्यापारी जो यूनियन होता है कर्मचारियों का, ही कह सकते हैं कि
संगठन है, संस्था है, और किसी संगठन में श्रमिकों के लिए विभिन्न प्रकार के जो भी लाभ, अधिकार, विशेषाधिकार, जो भी डिमांड जो करना है ना यहाँ पे, मतलब जो मालिक से निगोशिएशन करना है, डिमांड करना है, इसीलिए तो इसको यहाँ पे बनाया जाता है। और इसमें देखेंगे तो मद्रास लेबर यूनियन, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया हुआ था, वीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में इसकी यहाँ पे स्थापना की गई थी। इसको पहला श्रमिक संघ के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है। कपड़ा श्रमिकों के द्वारा, जो भी कपड़ा जो बनाने वाले जो मजदूर थे, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था। उसके बाद आता है यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ, ये इसकी स्थापना बाद में हुई है, आज़ादी के बाद से 1955 में इसकी स्थापना हुई है। भारतीय राष्ट्रीय व्यापारिक यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय व्यापारिक यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई है 1947 में। अखिल भारतीय व्यापारिक यूनियन कांग्रेस से आप लोग परिचित हैं, 1920 में। रेड व्यापारिक यूनियन कांग्रेस, इससे भी आप लोग परिचित हैं, ठीक है, 1931 के आसपास। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन है, तो ए तो बिल्कुल श्योर होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, या तो ए होगा या तो बी होगा। ए के बाद से बी तो नहीं होगा, अर्थात ए के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ए डी ई सी बी आसानी से हम लोगों ने, ठीक है, एलिमिनेट कर लिया बाकी सारे ऑप्शन को, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए डी ई सी बी, अर्थात बी विल बी राइट आंसर। औद्योगिक विवाद अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यह अधिनियमित किया गया था 1947 में ही यहाँ पे किया गया था। औद्योगिक विवाद अधिनियम का जो उद्देश्य था, जैसे प्राथमिक उद्देश्य था देश में औद्योगिक विवादों की जांच करना और उसका निपटारा करना, और उसी के लिए यह, ठीक है, एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया था 1947 में यहाँ पे किया गया था। अब आपको ध्यान होगा कि कैबिनेट मिशन जब आया था तो जो भी यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था, उनका काम तो एक था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा जो काम था, जैसे आज वर्तमान में संसद कर रही थी, वही काम उनका भी था कि देश में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन करना, जो भी उस समय ज़रूरत की जो भी कानूनी थी उसको भी यहाँ पे बनाना। तो ये 1947 का जो दौर था, ये उसी संसद से, उसी संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, इसको भी यहाँ पे कानूनी ढांचा प्रदान यहाँ पे किया गया था। और यह नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच जो भी संघर्ष के समाधान, औद्योगिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए सब यहाँ पे किया जा रहा था, ताकि दोनों पक्षों के बीच एक उचित सामंजस्य, उचित व्यवहार, उचित तालमेल यहाँ पे बैठाया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में औद्योगिक संबंधों के त्रिपक्षीय निकाय निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर प्रारंभ हुआ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, विटले आयोग। ध्यान रखिएगा, विटले आयोग। विटले आयोग की बात करें तो 1929 के आसपास इसका गठन किया गया था। इसका एक और नाम है, शायद आप लोग परिचित होंगे, रॉयल कमीशन ऑन लेबर। रॉयल कमीशन ऑन लेबर ऐसे जो नाम है ना, देखिए आप बुक आप कितना भी लाइन लगा देंगे, आपको जल्दी मिलता नहीं है ये सारा कंटेंट। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि घटना चक्र लगाइए, बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज है उसको लगाइए एग्ज़ाम से पहले। बहुत सारे जो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे नाम देखने के लिए आपको मिल जाएंगे जो अमूमन आपने पढ़ा नहीं होगा, तो इससे आप लोग आसानी से लिंक कर पाएंगे। तो यही विटले आयोग, जिसे रॉयल कमीशन ऑन लेबर भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1929 में यहाँ पे की गई थी। भारत में औद्योगिक जो भी उपक्रम था, ठीक है, जैसे बागान में काम करने वाले जो भी श्रमिकों की स्थिति की जांच करने के लिए यहाँ पे किया गया था, और इस आयोग की अध्यक्षता व्हिटली ने किया था। व्हिटली ने इसकी अध्यक्षता यहाँ पे किया हुआ था, और आगे चल के यह 1931 में इस कमेटी ने, व्हिटली कमेटी ने अपना रिपोर्ट सौंपा हुआ था 1931 में। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 17 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए, ऐसे पढ़ाई में आपको टाइम देना पड़ेगा, एक बार टाइम दीजिए और फिर फाइनली आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस को दे रहे हैं, ये डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो इसीलिए एक बार समय दीजिए, ठीक है, अच्छे से सारे लेक्चर को, वीडियो को देखने का प्रयास करिए, फिर उसके बाद से आप टेस्ट सीरीज लगाइए, फिर अपने आप को आप बाकियों से काफ़ी एक बेहतर स्थिति में पाएंगे। वीडियो का अधिक से अधिक, डेली में बोलता हूँ, ठीक है, लाइक शेयर करें, क्योंकि जितना मेरा एफर्ट लग रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो शायद आप लोग, ठीक है, शेयर नहीं कर रहे हैं, तो शेयर करते रहें
ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और सिर्फ घटना चक्र एक हिस्ट्री नहीं बल्कि सारे ही घटना चक्र को, ठीक है, जल्द से जल्द में कंप्लीट कराऊं। तो शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।